Hello everyone, how are you all? Today I will summarize chapter first, the Cold War era, class 12th. Okay, let's start. चैप्टर है हमारा दी कोल्ड वॉर ईरा मीन्स कोल्ड वार और व्हाट इज कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या होता है हम चैप्टर में ये देखेंगे। लुक माय डियर स्टूडेंट, देखो ये क्या है ये हमारे अमेरिकन सोल्जर्स हैं, वो कैसे अपने फ्लैग को लेकर रखा हुआ उन्होंने। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे सोवियत सोल्जर्स हैं, वो भी दिखा रखे हैं। मतलब ये है बेटा, जो कोल्ड वार होता है ये टू कंट्रीज़ के बीच में होता है। किसमें? हमारा अमेरिका वन साइड है और अदर साइड कौन सा है? सोवियत रूस। ठीक है, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसी को कहा गया है कोल्ड वार। ओके, अब हम देखेंगे बेटा किस वजह से, क्या टर्निंग पॉइंट रहा कि हमारे देश में ये कोल्ड वार हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। अब फर्स्ट आप क्या देखोगे? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आपको यहाँ पर क्या देखना है बेटा? देखो कब इसका स्टार्ट होता है, ये 1961 में स्टार्ट होता है। लेकिन देखो 1961 में सिर्फ स्टार्ट होता है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे भी। क्यूबा क्या है? क्यूबा बेटा एक आइलैंड है। क्या है क्यूबा? एक छोटा सा आइलैंड है। हमारे को ये देखना है क्यूबा जो किसके साइड में है, ये यूएसएसआर के साइड में है। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि यूएसएसआर क्या है, तो आप क्या बताओगे? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अभी किसकी साइड में है क्यूबा बेटा? ये एक आइलैंड है, ये रूस की साइड से है, या कह सकते हो आप सोवियत रूस की साइड से है। अब यहाँ पर जो इसका प्रेसिडेंट है फिडल कास्ट्रो, वो क्या चाहता है कि जो ये हमारा रशिया है वहाँ पे कुछ ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल जो है सेट करना चाहते हैं। क्यों? ताकि जो अमेरिका है वो इनसे थोड़ा सा डरने लग जाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर है एक निकिता क्रुश्चेव है, ये जो हमारे लीडर हैं, किसके लीडर हैं? इसी के यूएसएसआर के हैं। ये जो मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल को सेटअप करवा देते हैं कब? 1962 में। अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि अमेरिका की जो सिटीज़ हैं उन पर डायरेक्ट धमकी देने वाला हो जाता है कौन? यूएसएसआर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों को ध्यान से देखना है कि 3 वीक्स के बाद इसके बारे में किसको पता लग जाता है? अमेरिकन को पता लग जाता है, अमेरिका वालों को पता लग जाता है। वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं बेटा जॉन एफ कैनेडी। अब उनको पता था कि ये किसने किया है, ये हमारे सोवियत रूस ने किया है। लेकिन वो क्या चाहते हैं? अब वो चुपचाप से ये देखना चाहते हैं कि क्रुश्चेव को धमकी दे देते हैं कि आप यहाँ से इनको हटा लो, अदरवाइज इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरीके से वहाँ पर रसिया में जितने भी उनके शिप जाने वाले हैं उनको भी रोक देते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और उधर से रसिया वाले भी आगे बढ़ते चले गए तो ये कोल्ड वार है जो हम दोनों के बीच में हो रहा है, कहीं ये न्यूक्लियर वॉर ना बन जाए, इसलिए सिर्फ वो क्या कहते हैं कि इनको हटा लो। दोनों ये नहीं चाहते कि दोनों एक दूसरे के साथ वॉर करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा कि किस तरीके से अब रशिया वाले भी समझते हैं कि ठीक है भाई, हमारे को भी क्या नहीं करना, वॉर नहीं करना। अब धीरे धीरे सोवियत शिप जो है पीछे हट जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है किसका? कोल्ड वार का। ठीक है, अब कोल्ड वार हॉट वार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, उसके बाद भी लड़ाई हुई है। यूनाइटेड स्टेट वाले अपने फेवर में अलायंस बनाते हैं, सोवियत यूनियन वाले अपने फेवर में अलायंस बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी टर्न नहीं हो पाते हैं किसमें? हॉट वार में। ये ध्यान रखना है आपको। धीरे धीरे हम देखेंगे कि दो जो ये मिलिट्री अपनी अपनी बना लेते हैं। अब देखो आपको क्या याद करना है, जो वेस्टर्न अलायंस है बेटा उसका हेड है हमारा यूएस। ठीक है, रिप्रेजेंट कौन सी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है? तो आपको देखना है लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि बेटा वो हर चीज़ को प्राइवेट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है बेटा सोवियत यूनियन। उनकी क्या आइडियोलॉजी है? वो ये चाहते हैं कि सोशलिज्म हो, मतलब समाज के टाइप से। ठीक है, कम्युनलिज्म मतलब समाज को बढ़ावा देने के लिए समाज में जितने भी पीपल हैं, सिटीजन हैं, उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए। इस तरीके से सोशलिज्म को बढ़ावा देता है हमारा सोवियत यूनियन। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर में कि व्हाट इज़ द कोल्ड वार। भी कोल्ड वार क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? कोल्ड वार मैंने क्या बताया आपको? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और सोवियत रूस के में विचारों की जो लड़ाई होती है उसको कहते हैं कोल्ड वार। अब मैंने क्यूबा वाला आपको एक एग्जाम्पल दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि वास्तव में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसका एंड होते होते कोल्ड वार क्यों क्रिएट हुआ।
अब देखो हम देखेंगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है बेटा वो एक लैंडमार्क बन जाता है। किसके लिए बन जाता है? वो हमारा बन जाता है कंटेम्प्रेरी, जो हमारा ये पॉलिटिकल वर्ड्स है इसके लिए बन जाता है। 1945 में बेटा हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला होता है। अब हमारे को पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं। एक तो अलाइड फोर्सेज है बेटा, उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? यूएस है, सोवियत यूनियन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। आपको याद रखनी है अलाइड फोर्सेज में हमारे 4 जो है ये अभी मेन है यहाँ पे, यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। देन दूसरी जो हमारी जिसको हराया जाता है एक्सिस पावर, वहाँ पे कौन कौन है हमारे? देखो जर्मनी है, जापान है, इटली है। ये हार जाते हैं किसके द्वारा? अलाइड फोर्सेस के द्वारा। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है स्टार्ट होता है 1939 में और एंड होता है 1945 में। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है हमारे पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है। तो आप ये कह सकते हो यूरोप तो है ही है, ठीक है, साथ में एशिया भी कुछ एरिया आ जाता है, चाइना का भी आ जाता है, बर्मा का भी आ जाता है, एंड एशिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट इंडिया का भी आ जाता है। अब इस युद्ध के होने के बाद कितना नुकसान होता है? देखो ह्यूमन मानव का काफ़ी नुकसान होता है, हमारी कुछ प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, और इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी काफ़ी नुकसान होता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बेटा? 1914 से 1918 के बीच। ओके, अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू आइडियोलॉजी, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। देन हम पढ़ेंगे कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है का एंड हो जाता है और वो किसकी स्टार्टिंग होती है? बिटवीन मतलब कोल्ड वार की स्टार्टिंग होती है। अब जो कोल्ड वार है हमने देखा कि किस प्रकार से जो यूनाइटेड स्टेट हैं वो ड्रॉप कर दे हैं 2 एटॉमिक बम ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी अगस्त 1945। ये क्वेश्चन आपको स्टार लगा लेने हैं कि किस तरीके से 2 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। जापान की 2 सिटीज़ हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी। अगस्त 1945 में अमेरिका वहाँ पे एटॉमिक बम जो है डाल देता है, ड्रॉप कर देता है। इस तरीके से जापान को सरेंडर करना पड़ता है। सिटीज़ जो है क्रिटिक्स क्या कहते हैं यहाँ पे कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ कहते हैं जो सपोर्टर हैं अमेरिका के वो सजेस्ट करते हैं कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो युद्ध काफ़ी समय तक लंबा चल सकता था, काफ़ी और नुकसान हो सकता था। लेकिन कुछ सपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा करके अमेरिका ने नहीं, सुनो दोबारा से सुन लो, जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि जर्मनी जो है वो जापान जो है वो पहले ही सरेंडर करने वाला था। लेकिन सपोर्टर वाले इसका उल्टा कहते हैं कि ठीक है उन्होंने बहुत अच्छा किया कि युद्ध जल्दी एंड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बेटा यहाँ पे ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो Why the Cold War was an outcome of the emergence of US and the USSR as two superpowers rival to each other। वो कहते हैं कि 2 सुपर पावर हमारे सामने आ जाती हैं जैसे ही हमारा कोल्ड जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ख़त्म होता है। अब 2 पिक्चर सामने आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी दुनिया उन्हीं के सहारे चलेगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं देखो In the event of the nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side of the other as the winner। देखो दोनों के बीच में बार बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि लड़ाई होने वाली होती है लेकिन लड़ाई नहीं हो पाती। लेकिन बाद में हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये क्या कहते हैं कि लड़ाई अगर हो भी जाती है तो दोनों में से ये डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता कि विनर कौन है, क्योंकि दोनों के पास ही क्या होते हैं? न्यूक्लियर वेपन होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, और दोनों ही देखो एक वर्ड आया बेटा यहाँ पे डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों के पास पावर है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, जानबूझकर कोई भी जो है लड़ाई नहीं करना चाहता। ऐसी सिचुएशन में जो अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं बेटा डेटरेंस, ठीक है। ऐसी पावर जो हमारे को डिमोटिव करती है, मतलब हमारे को ये कहती है नहीं हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखो यहाँ से फिर भी दोनों अपनी मिलिट्री फोर्स को बढ़ावा देना चाहती हैं, बार बार उनकी फोर्स को बढ़ावा देना चाहती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हो सकता है पता नहीं किस सिचुएशन में जो है लड़ाई स्टार्ट हो जाए और हमारे को आक्रमण करना पड़ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इस मैप को देख सकते हो किस तरीके से
यहाँ पे देखो बेटा एक बार, जो नाटो मेंबर्स हैं ये हमारे किसके हैं, अमेरिका वालों के हैं। वार्सो मेंबर किसके हैं, ये हमारे सोवियत यूनियन के हैं। और ये थर्ड वाला है कम्युनिस्ट नेशन के हैं, और अदर्स वाले। अब आप ये देख सकते हो जितने भी जो येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये वो सारे कंट्रीज हैं जो किसके अलायंस बने थे, अमेरिका के। अब आपको इधर देखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक मिनट। देखो जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ये किसके हैं, देखो यूएसएसआर के। ये सारे किसके अलायंस थे, वो हमारे यूएसएसआर के थे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद टू इमर्जेंस ऑफ पावर हमारे सामने आती हैं। अब दोनों ही पावर क्या चाहती हैं कि छोटे छोटे जो स्टेट हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनको अपने साथ शामिल कर लें। और जो हमारे पास छोटे छोटे कंट्री हैं ये क्यों शामिल होंगे, अब देखो स्मॉलर स्टेट इन द अलायंस, वो क्यों शामिल होंगे, क्योंकि उनको क्या, उनका क्या पर्पस था, वो प्रोटेक्शन चाहते थे। अब मान लो इंडिया के साथ में अगर बांग्लादेश इंडिया का साथ देता है, तो बांग्लादेश को तो ये लालच होगा ना, कल को अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो इंडिया हमारे को प्रोटेक्ट करेगा। तो सेम ऐसा ही होता है बेटा, टू अलायंसेस जो हैं दुनिया की, तो सबसे नंबर 1 या सुपर पावर बन चुकी हैं, तो छोटे छोटे नेशन जो उनके साथ मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल जाएगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको वेपन मिलेंगे। ठीक है, उनको इकोनॉमिक एड भी मिल जाएंगे, मतलब एड होते हैं उनको सहायता करने वाले, कुछ पैसे मिल जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी रीजनल नेबर्स कंट्री उन पर अटैक करेंगे तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा जो ये वर्ल्ड है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक साइड यूएस वाले होते हैं, दूसरे टाइप यूएसएसआर वाले होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं, एक को हमने वेस्टर्न का नाम दे दिया और एक को हमने ईस्टर्न का नाम दे दिया। ठीक है, जिस बच्चे को ये चैप्टर जिसने पढ़ लिया है तो उसके लिए दोबारा से रिवीजन हो जाएगी, जिसने नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट टाइम समझ सकता है। अब फिर से आप मैप को देख सकते हो, वही बात है बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड को किसको क्रिएट किया है, येलो कलर से। सेकंड वाला वही है, और ये थर्ड वाला NAM वाला है, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट वाला है, जिसमें हमारा इंडिया इसका पार्ट बनेगा आगे चलकर। अब यहाँ से देखो 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। आपको पता होना चाहिए जो वेस्टर्न अलायंस है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है जिसको कहते हैं नाटो। क्या कहते हैं, नाटो। कई बार एग्जामिनर इसकी फुल फॉर्म पूछता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब एग्जिस्टेंस में आता है, 1949 में। ठीक है, कितने स्टेट या कंट्री होते हैं इसके अंदर, होते हैं 12। कितने होते हैं, 12। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न अलायंस है इसको क्यों क्रिएट करता है, क्यों एग्जिस्टेंस में लाता है। इसलिए लेकर आता है कि कल को अगर ईस्टर्न वाले कोई अलायंस बनाते हैं तो उसके खिलाफ में इसको खड़ा किया जा सके। और इनकी खुद की एक पावर ये है कि अगर कोई किसी एक पर भी, किसी एक कंट्री पर भी कोई आर्मी अटैक होता है तो सभी उसकी मदद करेंगे। दूसरी साइड बेटा देखो, ईस्टर्न वाले क्या बनाते हैं, वार्सो पैक्ट बना लेते हैं। वार्सो पैक्ट भी वही है, कब क्रिएट होता है, 1955 में होता है। ये किसके खिलाफ होता है, ये नाटो के खिलाफ है। आपको पता होना चाहिए। अब नाटो क्या है, नाटो जो है अमेरिका वालों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये कह सकते हो। अब देखो कुछ ऐसे भी हैं जो 2 सुपर पावर में शामिल नहीं है, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम NAM, नॉन अलाइंड मोमेंट। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वार इरा वर डिटरमाइंड, ये तो चलो इसमें कोई खास नहीं है। आगे देखो एक बार, यहाँ पे देखो। अच्छा, इसमें बेटा वही दे रखा है। देखो ये क्या करते हैं कि अब जितनी भी जो सुपर पावर्स है ना, हमारे पास 2 सुपर पावर है, अब छोटे छोटे जो नेशन हैं उनको ज़बरदस्ती ये चाहते हैं कि उनकी बात को माने, उनके साथ उनका साथ दें, मतलब अपने फोर्स के तरीके से भी उनको शामिल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से कुछ एरिया है जो सीटो है बेटा, सीटो पेपर्स में आता है, CEATO क्या होता है। ठीक है, देखो एक बार, हाँ जी, सीटो जो उसके बारे में पेपर में आ जाता है, सेंटो के पेपर में आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, द सीटो वो हैं जो अमेरिका वालों ने अपना अलायंस बनाया था। ठीक है, द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ में ये है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये वाला एरिया अमेरिका में है। और जो यूरोप ने बनाया था ना, वो किसको कहता है, जो ईस्ट वाला एरिया है, जितने भी ईस्ट के आसपास हैं, वो ये चाहता है कि वो सभी मेरी बात को माने, उसका जो इन्फ्लुएंस किस पर रहे, सोवियत यूनियन पर रहे। इस तरीके से आपको नाटो, वार्सो पैक्ट, सीटो और सेंटो सभी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे बेटा, हाँ यहाँ से देखो, अब अभी छोटे छोटे अलायंस बन रहे थे, USSR ने बनाए, US ने बनाए, इनके फ़ायदा क्या था। देखो इनका फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले देखो
जितने भी रिसोर्सेज थे, देखो जितने भी, मान लो एक के पास 20 के आसपास कंट्री शामिल हो जाती हैं, तो जो 20 कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ऑयल है, मिनरल्स, उस पर किसका कंट्रोल होगा? जिस पावर में वो शामिल हुए हैं। सेकंड, उनको वो एक एरिया मिल जाता है जहाँ से वे अपने वेपन और ट्रूप जो है ट्रूप्स लॉन्च कर सकते हैं, मतलब एक वो एरिया मिल जाता है। उसके बाद उनको वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ से वो एक दूसरे की जासूसी करवा सकते हैं, और उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल जाता है, कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज जो है, यूएस वाले चाहते हैं कि उनके साथ शामिल हो जाए, और दूसरे वाले चाहते हैं उनके साथ शामिल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। ओके, अब देखेंगे हम कि अरेनास ऑफ द कोल्ड वार, मतलब कोल्ड वार का अखाड़ा क्या है, क्या दायरा है, किस वजह से ये होता है। बार बार पढ़ चुके हैं बेटा। वो कहते हैं कि क्या सिचुएशन क्रिएट हुई धीरे धीरे कि कोल्ड वार जो है धीरे धीरे और क्रिटिकल बनता चला गया। हम ये बार बार एक ही चीज़ कह चुके हैं कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड होता है, हमारा कोल्ड वार बिगिन होता है, लेकिन ये कभी भी शूटिंग वॉर में चेंज नहीं हो पाता। इसके पीछे कई कारण हैं, कुछ ऐसे टू सुपर पावर के बीच में कुछ एक हमारा थर्ड भी है जो बार बार ये चाहता है कि ऐसा ना हो। अब कुछ देखो कारण भी हैं जिसकी वजह से, देखो एक कोरिया वाला आता है, बर्लिन वाला आता है, ये कोई खास नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। हाँ जी, देखो थोड़ा सा देख लो, देखो बेटा, देखो कुछ ऐसे हैं जैसे कि जो हमारे सोवियत यूनियन वाले हैं, वो किसके साथ अपनी फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं? वो वियतनाम के साथ बना लेते हैं, और क्या कहते हैं इसको, कोरिया के साथ बनाते हैं। देखो बेटा, वियतनाम के साथ बनाते हैं, अफगानिस्तान के बनाते हैं, कोरिया के बनाते हैं। वो चाहते हैं कि वो इनके साथ फ्रेंडशिप रखे। इसी तरीके से जो अमेरिका वाले हैं वो भी अपने अलग अलग पार्टी बना लेते हैं, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, दोनों के बीच में थोड़े दिन के बाद क्या होने लग जाता है? मनमुटाव होने लग जाता है, लड़ाई होने लग जाती है। क्योंकि आपको पता है ना, कभी भी अगर जो सुपर पावर हैं उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोयंस है, तो ऐसा कभी हो सकता है कि एलोयंस एक साथ बहुत ही प्यार से रह लें, लेकिन थोड़ा थोड़ी लड़ाई झगड़ा उनमें होने लग जाता है। जिस प्रकार से सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में एक बार हल्की सी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो एक दूसरे के साथ प्यार था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। अब हम NAM के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो लीडर हैं वो हमारे नेहरू जी हैं, और भी 5 लीडर हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बताना चाह रहे हैं कि जो NAM के जितने भी मेंबर्स थे वो क्या करना चाहते थे, वो दोनों के बीच में, ये कह सकते हो कि दोनों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई ना हो, इसके लिए थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। एक ही चीज़ को बार बार वही घुमाया जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका वालों का साथ कोई देता है, भारत वालों का साथ है, भारत के आसपास के छोटे छोटे नेशन हैं वो देते हैं। भारत वाले एक और चालाकी करते हैं कि जो भी नए नए कंट्रीज हैं, जो अभी अभी जिन्होंने फ्रीडम गेट की है, उनको वो ये सजेस्ट करते हैं कि वो किसी भी एलओए में शामिल ना हो, ना वो USSR की तरफ जाएं और ना ही वो अमेरिका की तरफ जाएं। लेकिन फिर भी आपको प्रोटेक्शन के लिए कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए एक नया संगठन होता है और उसका क्या नाम है बेटा? NAM। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। आप ये पिक्चर देख रहे हो, देखो दोनों में के बीच में फ्रेंडशिप दिखा रखी है, और साइड में क्या दिखा रखा है? देखो बेटा, ये पीछे से हाथ मिला रखा है। ये होती है पॉलिटिक्स, जो कि गलत है। अब यहाँ पे देखो एक राइटर दिखा रखे हैं, वो कैसे खाना सामने रखा है लेकिन सोचते हुए, बहुत ज़्यादा गहन विचार करते हुए ये दिखा रखा है। अब आप यहाँ पे पढ़ोगे चैलेंजिंग टू बाइपोलरिटी, मतलब यहाँ पे इधर देख सकते हो आप थोड़ा सा। देखो बेटा, ये कौन है? जोसेफ ब्रोज टिटो हैं। ये हमारे जो NAM है उसके एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरे हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जो 2 पावर्स हैं, सुपर पावर है, उसकी वजह से जो थर्ड पावर इंक्रीज होती है वो क्या है, जो हमारे सामने आती है वो क्या है। अब देखो यहाँ से देखेंगे हम, बिल्कुल यहाँ से देखो, द रूट ऑफ NAM वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन 3 लीडर्स यूगोस्लाविया, जोसेफ ब्रोज टिटो। याद रखना है ये
ठीक है बेटा। सेकंड है हमारे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू हैं, और थर्ड है इजिप्ट के लीडर हैं बेटा गमाल अब्दुल नासिर। हु हेल्ड ए मीटिंग, ये तीनों मिलकर एक मीटिंग करते हैं 1956 में। इंडोनेशिया के सुकर्नो हैं, और घाना के वामे नक्रुमा है, जो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब NAM एक नया संगठन बन जाता है, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसके मेन 5 लीडर्स हैं, और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, बेलग्रेड में होती है। और कब होती है, 1961 में होती है। और यहाँ पे अब कुछ फैक्टर्स हैं जो उन्होंने बात की है कि जिन पे वो सभी एग्री करेंगे। अब वो कौन से फैक्टर हैं देख लेते हैं हम। देखो कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, सबको पता है, जिससे कोल्ड वार की टेंशन जो है, जो जहाँ जितना एरिया बढ़ा हुआ उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और कुछ हमारी कंट्रीज़ हैं जो किसमें शामिल हो जाती हैं, वो UN में शामिल हो जाती हैं। 16 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो अभी अभी आज़ाद हुई हैं। अब इसका जो फर्स्ट समिट होता है 1961 में, उसमें कितने स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, 25 करते हैं। ठीक है। और फिर इसका जो लास्ट वाला 18 समिट होता है वो होता है बेटा 2019 के ये क्या है, अजरबैजान एक कंट्री है, वहाँ पे होता है। वहाँ पे इट इंक्लूडेड 120 मेंबर स्टेट। देखो भाई कितने हैं, 120। स्टार्टिंग में 25 होते हैं, और जो 18 समिट होती है इसकी अजरबैजान में 2019 में, वहाँ पे होते हैं 120। ओके। और ऑब्जर्वर कितने होते हैं, 17। अब यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में बताया गया है कि नॉन अलाइनमेंट थे, वो क्या चाहते थे, इंटरनेशनल जितने भी मूवमेंट होंगे उनमें वो अपना खुद का एक रोल प्ले करेंगे। वो दोनों के बीच में युद्ध ज़्यादा ना बढ़े, कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम कोई ऐसी सिचुएशन ना बिगड़े जिससे दोनों के बीच में वार हो जाए। एक प्रकार से ये क्या चाहते थे, इंटरनेशनल पीस चाहते थे ये। ठीक है। इनकी पॉलिसी ये थी कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि युद्ध से दूर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, नहीं, लेकिन दोनों के अंदर अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद देखेंगे हम, वही है, देखो वो कह रहा है कि नॉन अलाइंड का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, नहीं, न्यूट्रल नहीं रहेंगे। वो क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक ही बार बार यही चीज़ आ रही है कि दोनों के बीच में प्यार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दोनों में लड़ाई क्रिएट हो जाए। ओके। अब यहाँ पे देख लो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बेटा नॉन अलाइनमेंट वालों का मतलब ये नहीं था कि वो दोनों के बीच में सिर्फ मीडियोकर रहेंगे। उनका मतलब ये था कि जितने भी कोई भी चैलेंज आएगा वो उसका सामना करेंगे। इसलिए इनको मेजोरिटी से क्या कहा गया, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, किसको कहा गया, NAM वालों को। ठीक है। इन्होंने ये कहा कि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ साथ रखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर ये अपना बिजनेस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये क्या और करेंगे, कुछ ऐसा इनको खास वो मिल गए थे। देखो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ से देखेंगे आप, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती है, और वो अपनी रिपोर्ट कब देता है, 1972 में। 1972 में वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट में कुछ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ रिफॉर्म होता है। और इसका मतलब ये है कि जो हमारे लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज थे उनको कुछ फेवर मिल जाता है। मतलब जो किसी भी LOA में शामिल होता है, लेकिन उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर किसका अधिकार होगा, अब उस खुद देश का ही होगा, किसी और का नहीं होगा। दूसरा कहते जो वेस्टर्न मार्केट में जो LDC वाले हैं अपना क्या कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे। इस प्रकार से जो पुअर कंट्री थी उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। इससे जो टेक्नोलॉजी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की वो थोड़ी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी थी। और या हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो ये नॉन अलाइनमेंट चैलेंज है वो अपने आप को साबित करने लग जाता है। इसको ये पता लग जाता है कि इकोनॉमिक इशू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो 1961 में फर्स्ट समिट होती है बेलग्रेड में, तब इकोनॉमिक इशू इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 1970 में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और 1980 में तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। आप इधर में इनके बारे में देख सकते हो, पढ़ चुके हैं। गमाल अब्दुल नासिर हैं, ये किसके थे, NAM के लीडर में शामिल होते थे। इधर सुकर्नो है, इंडोनेशिया के थे ये। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये 5 मेंबर आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया एंड द कोल्ड वार, इंडिया क्या रोल प्ले करता है। देखो इंडिया खुद एक ऐसा कंट्री है, एक बार देख लो, इंडियाज पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव और नोर पैसिव। ना तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और न ही बहुत ज़्यादा पैसिव है। मतलब ये
बीच बीच में काम करता है। नेहरू जो है बार बार कोशिश करता है, नेहरू कहता है कि हम ऐसे, हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि फिलिंग अवे हम प्लान कर जाएंगे, नहीं, हम क्या रहेंगे, हम इंटरनेशनल जो वर्ल्ड अफेयर में उसमें भी हम सॉफ्टन का मतलब होता है वर्ल्ड वार राइवलरीज जो थी इनमें कम करने की, इनमें लड़ाई को कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इन्होंने एक और चीज़ किया था कि जो हमारे इंडिया वालों ने, कि जो डिफरेंट के जो जिसके साथ जितने भी लीडर थे जो मिले हुए थे उनको भी वो मोटिवेट करता रहता था। जैसे कि कोरिया के साथ वॉर हुआ था, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि किस तरीके से इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया चूज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स। हाँ, जो अदर मेंबर्स थे ग्रुप में, वही मैंने अभी बताया था, उनको भी हमेशा ही क्या रखता है, एक्टिव रखता है। और वो ये कहता है कि यूएस और यूएसएसआर में जितनी भी अभी कंट्रीज जो आज़ाद हुई हैं उनको ज़रूरत नहीं है उनमें शामिल होने के लिए, वो किस में शामिल हो सकते हैं, वो NAM में शामिल हो सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो बात एक ही है, उसको बार बार घुमाया जा रहा है, आप समझने की कोशिश करो। अब इसमें ये दे रखा है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट था NAM बनने का या यहाँ इसको आगे तक ले जाने का, उसके पीछे दो कारण हैं। जो पॉजिटिव है इंडिया के लिए वो क्या है कि वो इंटरनेशनल डिसीजन ले सकता है जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट हो, USSR और अमेरिका का कम हो। दूसरा ये है कि अगर कोई भी एक सुपर पावर उसके पास अगेंस्ट जाती है तो दूसरे सुपर पावर के पास वो जा सकता है, ताकि दूसरे सुपर पावर को ये लगे कि इंडिया मेरे साथ है। मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था इंडिया को लेकर भी। ठीक है, लेकिन कुछ इसके क्रिटिक्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया के पास खुद के कोई प्रिंसिपल नहीं है। दूसरा ये कहता है कि जो इंडिया हमेशा क्रिटिसाइज करता है कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन मत करो, वो खुद 1971 में USSR के साथ ट्रीटी कर लेता है 20 ईयर्स के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। इसकी वजह से इंडिया की काफ़ी वो होती है बेटा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इंडिया वाले क्या बताना चाहते हैं, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई है। इंडिया वाले ये चाहते हैं कि इंडिया ने ये बताया कि ऐसा नहीं है, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि मैंने ये उससे कोई ट्रीटी साइन कर ली है और मैं उसमें ज्वाइन कर लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश के साथ मेरा युद्ध चल रहा था, वहाँ पर मुझे आर्मी की ज़रूरत थी, फोर्स की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने USSR के साथ ट्रीटी साइन किए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी अनदर कंट्री के साथ मेरे अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे। इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर में बेटा देखा कि किस तरीके से 1945 के बाद ये स्टार्ट होता है और 1901 में इसका एंड हो जाता है। लेकिन एंड होने के बाद भी हमारा जो NAM है उसके विचार हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो एंड नहीं होते। तो आप ये समझ सकते हो इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस चैप्टर में। ओके, बाय बाय एवरीवन, फिर नेक्स्ट चैप्टर में नए उसके साथ मिलेंगे।